गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम मादा युग्मकोद्भिद बीजांड या ओव्यूल की संरचना पढ़ने वाले हैं। बीजांड या ओव्यूल। देखो, पुष्प की संरचना में जो मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग जो होता है उसे कहते हैं जायांग। जायांग या गाइनोसियम कहते हैं। जब जायांग जो है उसका जो एकल भाग, जब ये कई संख्या में हो सकते हैं, उसमें जो एक जो होता है उसे कार्पल या अंडप कहते हैं। इसे लघु गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प के सबसे भीतरी भाग जो होता है, पुष्प का जो सबसे भीतरी चक्र जो होता है वो जायांग होता है। ठीक है, वो जायांग का एक भाग अंडप या कार्पल कहलाता है। उस कार्पल को गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। कार्पल या जो अंडप जो होता है उसका अगर हम भाग देखें, उसकी संरचना देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है। इसका जो सबसे ऊपरी कीपाकार जो भाग होता है, कीप के आकार का जो भाग है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद ये जो नलिकाकार भाग है, नली जैसा ये जो भाग है, इसे वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और इसका जो अधर भाग, जो फूला हुआ भाग होता है, इस फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। ओवरी या अंडाशय कहते हैं। ठीक है, तो जायांग का एकल भाग अंडप या गुरु बीजाणु पर्ण, उस गुरु बीजाणु पर्ण का अगर संरचना देखा जाए तो उसका सबसे ऊपरी भाग जो कीपाकार होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर जो नलिकाकार भाग है उसे वर्तिका स्टाइल कहते हैं। और नीचे जो फूला हुआ भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के भीतर कई संख्या में बीजांड पाए जाते हैं। बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो ये मैंने अभी संरचना बनाई इन्हें कहते हैं बीजांड। बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। और इन्हें ही बीजांड जो होते हैं उन्हें ही गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसकी संरचना पढ़ने वाले हैं, बीजांड, ओव्यूल या गुरु बीजाणु धानी की। ठीक है, तो बच्चों बने रहें वीडियो में। अब पढ़ने वाले हैं हम बीजांड की संरचना, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश जितनी भी बोर्ड एग्जाम्स होती है उसमें इससे संबंधित प्रश्न जरूर आता है। और नीट और अन्य जो बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स है उनसे भी ये प्रश्न जरूर आता है, उन एग्जाम्स में भी। ठीक है, आइए अब जानते हैं इसकी संरचना को। इसकी जो संरचना होती है वो, अभी जो मैं ये चित्र बना रहा हूँ ये प्रतीप बीजांड का जो चित्र है। किसका बना रहा हूँ? ये प्रतीप बीजांड। जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं उनमें लगभग 82%, 82% पादपों में तो इसी तरह का बीजांड ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, तो बीजांड की जो संरचना है वो कुछ इस तरह होती है। इसका वह भाग जिसकी सहायता से ये बीजांडासन से जुड़ा हुआ होता है। किससे? यहाँ जो ये प्लेसेंटा, जो बीजांड वाला जो भाग है, बीजांडासन इसको बोलते हैं, प्लेसेंटा।
इससे जोड़ने वाला ये जो भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है, तो बीजांड का जो मुख्य भाग है, बीजांड काय जिसे कहते हैं, उस बीजांड काय को बीजांडासन, यहाँ होता है बीजांडासन, उससे जोड़ने का कार्य बीजांड वृंत करता है। कौन करता है? बीजांड वृंत करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये जो बीजांड काय जो होता है वो बीजांड वृंत से जिस भाग से जुड़ा होता है, यहाँ दोनों का अटैचमेंट है, बीजांड वृंत और ये जो मुख्य भाग है इसका बीजांड काय, वो यहाँ से आकर अटैच हो रहा है। इन दोनों भागों पर जहाँ ये दोनों बीजांड वृंत और बीजांड काय जुड़े हैं, इसे हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। कभी कभार कुछ जगह यहाँ इसका ये भाग थोड़ा फूला हुआ होता है। क्या? कुछ कई बार ये जो हाइलम वाला भाग है थोड़ा फूला हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, इसे राफे कहते हैं। क्या कहते हैं? राफे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब ये जो भाग दिख रहा है ये पूरा, इस पूरे मुख्य जो सबसे मुख्य जो भाग है इसका, उसे बीजांड काय कहते हैं। सबसे मुख्य भाग जो है उसे बीजांड काय कहते हैं। मैं बीजांड काय को इस तरह बना देता हूँ। ये जो इसका ये मुख्य भाग है इसे बीजांड काय कहते हैं। ठीक है, ये जो संरचना बनाई ये है बीजांड काय। ठीक है, जिसमें मृदुतकी कोशिकाएं भरी हुई होती है। बीजांड काय में क्या होती है? मृदुतकी कोशिकाएं, पैरेनकाइमेटिस सेल्स जो है इसमें पाई जाती है। पैरेनकाइमेटिस या मृदुतकी कोशिकाएं पाई जाती है और उन्हीं मृदुतकी कोशिकाओं में से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। एक कोशिका आकार में बड़ी होकर एक विशेष तरह की संरचना बनाती है। उस विशेष तरह की संरचना को, और ये संरचना जो है वो हमेशा इस माइक्रोपाइल बीजांड वृंत वाले जो भाग है उधर ही पाई जाती है। इस संरचना को भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। इन्हीं में से एक कोशिका वृद्धि कर भ्रूण कोश का निर्माण करती है। ये संरचना क्या है? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश का निर्माण करती है। तो पहले मैं इसे कोशिकाओं से इसे भर देता हूँ। जब भी आप कोशिकाएं बनाएं उसमें केंद्रक अवश्य दिखाएं। ठीक है, तो इस तरह ये जो भाग हमने बनाया ये कौन सा भाग है? बीजांड काय, जो हरे रंग से मैंने यहाँ दिखाया है। उसमें से एक कोशिका आगे विभाजन करके विशेष संरचना बनाती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। इस भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं ऊपरी भाग में, ठीक है, जिसे निभाग कहते हैं। ठीक है, ये जो भाग है इसका जो आधारी भाग, ये सीधा हो तो ये आधार होगा और इस आधारी भाग को निभाग कहते हैं। निभाग या चलेजा कहते हैं। निभाग या चलेजा इसे कहते हैं। ठीक है, और इसी चलेजा या निभाग द्वारा इस बीजांड काय के ऊपर 2 विशेष परतों का निर्माण होता है। 2 कवर इस पर अध्यावरणों का निर्माण होता है। ठीक है, इन अध्यावरणों को, जो बाहर की ओर अध्यावरण है उसे बाह्य अध्यावरण, बाहर जो है उसे बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो अंदर की ओर है उसे अंतः या आंतरिक अध्यावरण, इंटरनल इंटेग्यूमेंट कहते हैं। लेकिन ये जो इंटेग्यूमेंट है ये पूरे बीजांड काय पर नहीं पाई जाती, पूरे बीजांड काय पर नहीं होती। एक ऐसा भाग रहता है जहाँ ये अध्यावरण
नहीं होता है। और इस भाग को माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, बात करें भ्रूण कोश की, तो ये जो भ्रूण कोश है बड़ी विशेष संरचना होती है। भ्रूण कोश बहुत विशेष संरचना होती है जिसमें 7 तो कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्स होती है, 8 न्यूक्लियस इसमें होते हैं, 8 इसमें केंद्रक होते हैं, कोशिकाएं 7 ही होती है, इसलिए बड़े विशिष्ट होते हैं। इसमें 3 कोशिकाएं तो निभाग की ओर और 3 कोशिकाओं में से 2 कोशिकाएं इस तरह माइक्रोपाइल की ओर और उन्हीं से एक नाशपाती के आकार की कोशिका और जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और मध्य में 2 केंद्रक पाए जाते हैं और ये जो मध्य वाली कोशिका है ये, ठीक है, तो ये जो इस तरह की संरचना है इसे भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने ये प्रतीप बीजांड की संरचना यहाँ हमने देखी। ठीक है, देखो बीजांड कहाँ होता है? बीजांड होता है अंडप या गुरु बीजाणु पर्ण के अंडाशय भाग में। ये अनेकों संख्या में हो सकते हैं। इसकी जब संरचना हमने देखी तो ये बीजांड व्रंत जो इसे बीजांडासन से जोड़ने का कार्य करता है और इसका मुख्य भाग जहाँ दोनों अटैच होते हैं उसे हाइलम कहते हैं। कई बार हाइलम वाला भाग थोड़ा बाहर उभरा हुआ होता है जिसे राफे कहते हैं। इस प्रतीप बीजांड का जो ये आधारी भाग है ये निभाग कहलाता है, चलेजा या निभाग कहलाता है, जो अध्यावरणों का निर्माण करता है। ठीक है, जो बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण करके 2 अध्यावरणों का निर्माण करता है। ये अध्यावरण इस तरह बीजांड काय को चारों तरफ से कवर करता है, घेरे हुए रहता है। इसका जो मुख्य भाग है वो बीजांड काय कहलाता है, जो अनेकों मृदुतकी कोशिकाओं से बना होता है, जो लगातार विभाजन करती रहती है। उन्हीं में से एक कोशिका विभाजन करके बड़े आकार की एक विशेष संरचना बनाती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश जो है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक की बनी विशिष्ट संरचना होती है। बीजांड काय पर चारों तरफ अध्यावरण नहीं पाया जाता है। जिस भाग में अध्यावरण नहीं होता उस भाग को माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, बीजांड छिद्र इसे कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। जब पराग कणों से जब पराग नली बनकर आएगी तो वो पराग नली इससे ही प्रवेश करती है। मोस्टली अधिकतर पादपों में वो पराग नली इस माइक्रोपाइल द्वारा ही प्रवेश करती है और फिर वो भ्रूण कोश में जाती है। ठीक है, यहाँ मैं आपको भ्रूण कोश की संरचना और बता देता हूँ साथ के साथ। बहुत विशेष संरचना है ये भ्रूण कोश। देखो यहाँ मैं भ्रूण कोश की संरचना आपको बता रहा हूँ। भ्रूण कोश जो है वो 7 कोशिकाओं का और 8 केंद्रकों से मिलकर बनी एक विशिष्ट संरचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। महत्वपूर्ण भाग है, यहीं पर जनन या निषेचन की क्रिया होती है, जहां परागकण के 2 केंद्रक और ये जो मादा युग्मक है इनका संयोजन होता है, निषेचन होता है इसी स्थान पर भ्रूण कोश में, जिससे भ्रूण का भी निर्माण होता है और भ्रूण पोष का भी, एंडोस्पर्म का भी निर्माण होता है। इसमें ऊपर की तरफ जो है वो निभाग वाला भाग है, यहाँ नीचे जो है वो माइक्रोपाइल वाला भाग है। ठीक है, तो जो निभाग का भाग, निभाग वाला जो भाग है उस भाग में 3 विशेष तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, जो यहाँ मैंने बनाई है 3 विशेष तरह की कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे की ओर जो है 2 कोशिकाएं एक साथ और उनसे एक अलग नाशपाती के आकार की कोशिका और पाई जाती है इस तरह। ठीक है, और ये नीचे 2 कोशिकाएं और होती हैं।
इन कोशिकाओं को अंड उपकरण कहते हैं। ये जो तीनों कोशिकाओं का ये जो समूह है, इन्हें अंड उपकरण, एग एपरेटस, अंड उपकरण एग एपरेटस कहते हैं। इस एग एपरेटस में एक ये जो कोशिका दिख रही है, मैं इनको नंबर डाल देता हूँ, 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये जो 1 नंबर वाली जो कोशिका मैं जिसको बोल रहा हूँ वो अंड कोशिका होती है या एग सेल है, और महत्वपूर्ण सेल यही है क्योंकि भ्रूण का निर्माण यही करने वाली है। एक परागकण का जो एक केंद्रक है वो इस अंड कोशिका से निषेचित होगा और निषेचित होकर भ्रूण का निर्माण करेगा यही। ठीक है, ये अंड कोशिका, ये जितनी भी कोशिकाएं हैं सब अगुणित है, ये ध्यान रखना। ये कोशिकाएं कैसी है? अगुणित है। केवल एक केंद्रीय कोशिका है जो बाद में द्विगुणित हो जाती है, वो भी अभी देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई अंड कोशिका, जो कैसी होती है? नाशपाती, पीयर शेप होती है, नाशपाती के आकार की होती है अंड कोशिका। ठीक है, यही आगे चलकर क्या बनाने वाली है? भ्रूण बनाने वाली है। भ्रूण का निर्माण इसी से होगा। बाकी ये जो 2 कोशिकाएं हैं, इन 2 कोशिकाओं को, कौन सी? दूसरे नंबर की और ये जो तीसरे नंबर की कोशिका है, इन्हें सहायक कोशिका, सहायक कोशिका या सिनर्जिड इन्हें कहते हैं। सहायक कोशिका या सिनर्जिड्स कहते हैं। ये जो सिनर्जिड्स होती है उनमें एक विशेष तरह की कोशिकाओं में नीचे की ओर विशेष तरह का कुछ इस तरह तंतु पाए जाते हैं। तंतुओं का एक समुच्चय पाया जाता है जिसे फिलीफोम एपरेटस या तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तंतु रूप समुच्चय, तंतु रूप समुच्चय या फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि एक जब पराग नली जब आएगी, उस पराग नली को यहाँ दिशा निर्देशित करना, पराग नली को अंड कोशिका तक पहुँचाने के लिए ये तंतु रूप समुच्चय कार्य करते हैं। इसलिए इस कोशिकाओं को नाम क्या दिया गया? सहायक कोशिका, क्योंकि ये क्या कर रही है? सहायता कर रही है निषेचन की क्रिया में। सहायक कोशिकाएं जिनमें क्या पाया जाता है? तंतु रूप समुच्चय, फिलीफॉर्म एपरेटस इनमें पाया जाता है, जो निषेचन के समय समाप्त हो जाती है बाद में। ठीक है, तो 6 कोशिकाएं हमने देख ली और 6 ही केंद्रक देख लिया। अब बच गए जो मध्य में जो है, मध्य की जो शेष कोशिका है उसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। यहाँ जो बीच में है ये है केंद्रीय कोशिका, ये सेंट्रल सेल है। इस केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं। इन दोनों केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ये सभी जितने भी केंद्रक हैं सब अगुणित होते हैं, ध्यान रखना है, अगुणित होते हैं। तो ध्रुवीय केंद्रक कितने हुए? 2। अब आप देखो 3, 3, 6 और 2 8। केंद्रक कितने हुए? 8, जबकि कोशिकाएं कितनी हैं? केवल 7। 3, 3, 6 और एक बीच में 7। तो 7 कोशिकाएं हैं और केंद्रक कितने हैं? 8 है, जिसमें ध्रुवीय केंद्रक 2 हैं। जब निषेचन की क्रिया होगी तो यही ध्रुवीय केंद्रक आपस में संयोजित हो जाएंगे और जुड़कर जब संयोजित होंगे तो श्योर है कैसी संरचना बनाएंगे? द्विगुणित संरचनाएं, क्योंकि ध्रुवीय केंद्रक 2 हैं, दोनों के दोनों अगुणित हैं, दोनों मिलेंगे तो द्विगुणित संरचना बनाएंगे, जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। यही द्वितीयक केंद्र जो है, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो दूसरे नर युग्मक के साथ संयोजित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? भ्रूणपोष। ध्यान रखना, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। ये जो संरचना हम पढ़ रहे हैं ये है भ्रूणकोश। क्या है ये? भ्रूणकोश है। ठीक है, और बाद में जो बना वो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म कहलाता है। ये शब्दों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो संरचना अभी हमने देखी ये किसकी है? ये जो बीच में एक संरचना हमने देखी विशेष तरह की, जिसे कह रहे हैं भ्रूणकोश। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचनाएं। ठीक है, निभाग वाले भाग में प्रतिमुखी कोशिकाएं 3 और माइक्रोपाइल वाले क्षेत्र में भी 3 कोशिकाएं जिन्हें अंड उपकरण कहते हैं। 1 उसमें अंड कोशिकाएं, 2 उसमें सहायक कोशिकाएं जिनमें तंतु रूप समुच्चय
पाया जाता है। बीज की कोशिका केंद्रीय कोशिका, जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं अगुणित, और निषेचन के दौरान, निषेचन के समय से थोड़ी देर पहले ये आपस में संयोजित होकर द्वितीय केंद्रक बनाते हैं, जो एक नर युग्मक के साथ संयोजित होकर भ्रूण पोष का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो 2 नर युग्मक एक भ्रूण पोष बनाएगा द्वितीय केंद्रक से मिलकर, एक अंड कोशिका से मिलकर भ्रूण का निर्माण करेगा। तो इस तरह बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण संरचना है युग्मों, जो पादपों में जो जनन है उसमें। आज हमने देखा बीजांड जो है, प्रति बीजांड उसकी संरचना, और हमने साथ ही भ्रूण कोष की संरचना भी देखी। तो इसी तरह बच्चों जुड़े रहे हैं biology.com के साथ और अपने ज्ञान में यूं ही वृद्धि करते रहें। वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें।